जय हिंद। ये स्टूडेंट्स, मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। हम जो आज पढ़ रहे हैं ना, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी नेशनल इनकम के रिलेटेड। अब हम जो आज पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, वो आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एमपी से एफसी कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट कैसे जाना है, डोमेस्टिक से आपका नेशनल कैसे जाना है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया ना, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेशनल इनकम में जो 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के लिए कि हम घरेलू इनकम से राष्ट्रीय आय कैसे बनाते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हमें बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा, ग्रॉस से नेट कैसे जाना है, डोमेस्टिक से आपका नेशनल कैसे जाना है, एमपी से एफसी पर कैसे आना है, इतनी चीज़ें क्लियर होने से आपका नेशनल इनकम निकालने का तरीका आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट आपका सेकेंड, इसमें पार्ट फर्स्ट नहीं दिखा है, वो ज़रूर देखें, तभी ही आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी आएगी। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर आपने एक डेफिनेशन समझ ली ना, तो बाकी जो दूसरी चीज़ों की डेफिनेशन है उसको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो समुच्चय हैं। राष्ट्रीय आय क्या है ये हमने समझ लिया, किसकी आय को राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा ये हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं जिसकी वजह से हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय, वो समझना है आज के सेशन में। ठीक है ना? तो कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ मार्केट प्राइस पर। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस पर लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस कहने का मतलब क्या हो गया? तो मार्केट प्राइस का कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैं भारत के अंदर रहता हूँ तो मैं भारत को लेके चलता हूँ, भारत के अंदर ना जाने कितने सारे प्रोड्यूसर होंगे और हर एक किसी ना किसी चीज़ का वो प्रोडक्शन करती होंगी। तो प्रोडक्शन करने के बाद जो कॉस्ट आती होगी उस पर तो बेचते नहीं होंगे, उस कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। उसमें टैक्स भी रहता है, सब्सिडी भी रहती है, उसका प्रॉफिट भी रहता है, उसका अपना मार्जिन भी रहता है। और वो चीज़ें जब बाजार में जाती है तो वो अलग ही कीमत पर बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी कॉस्ट बनाने में 5 रुपये आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोड्यूसर 5 रुपये में बेचेगा। मार्केट में जब इसको लेकर जाएंगे तो उसका प्राइस 5 से 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। डिपेंड करता है उस प्रोड्यूसर पे, वो कितना प्रॉफिट या कितना मार्जिन इस पे रख रहा है या कितना वो अर्न करना चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका मार्केट प्राइस का डेफिनेशन, परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ जीडीपी एमपी, जीडीएमपी हो गया, और ये आपका एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस से, ध्यान रखना। जी मतलब आपका ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। परिभाषा क्या कहती है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, केवल उस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी आपसे जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी या एनएनपी एमपी या एफसी पूछ ले, तो परिभाषा में किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, बस वो ध्यान रखिएगा। वो ध्यान रहेगा ना, तो परिभाषा यानी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले एक लेखा वर्षीय अवधि के दौरान, यानी कि एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड चीज घरेलू सीमा, और थर्ड चीज अंतिम वस्तुएं तथा सेवा, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है? सबसे पहले एक अकाउंटिंग ईयर की बात की जानी चाहिए। जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे ना, हम किसी भी साल का नहीं लिखेंगे, एक साल लेके चलेंगे, एक अकाउंटिंग पीरियड लेके चलेंगे। दूसरी चीज़, वो हमारे देश की घरेलू सीमा में ही प्रोडक्शन की गई हो। और तीसरी चीज़, कौन सी वस्तु को शामिल किया जाएगा? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको शामिल करता हूँ तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट के प्राइस को 2 बार काउंट कर लेंगे और इससे हमारा नेशनल इनकम गलत हो जाएगा। इसलिए हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को, उसी की वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है ना? डेफिनेशन सुनो क्या होगा। यहाँ लिखा है मैंने, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, ये पीरियड बता दिया गया है आपको, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों के द्वारा, यानी जितने भी प्रोड्यूसर हैं हमारे देश के अंदर, उन सभी के द्वारा उत्पादित की गई कौन सी वस्तुएं? अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। वो मूल्य नहीं जो उत्पादित करने के बाद जो कॉस्ट निकल के आती है प्रोड्यूसर की, वो नहीं। बाजार में जब वो वस्तु जाती है और जिस वैल्यू पर वो बिकती है, हम उस वैल्यू को लेकर के चलते हैं। ठीक है? आगे मैंने लिखा है
जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, यानी कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। रीजन बीइंग यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, GDP जी मतलब ग्रॉस हो गया, और जब भी आपसे ग्रॉस की बात की जाए ना तो समझ जाना उसके अंदर डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास शामिल है, और जब मैं डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल दूंगा ना तो वो ग्रोस मेरा शुद्ध बन जाता है, और शुद्ध को हम कहते हैं नेट। ठीक है, अब वो उसका नीचे है, समझ में आता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको वो चीज़। सबसे पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैंने लिखा था कि वो भी अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मुश्किल नहीं है। मेन थिंग ये है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है केवल उस पर फोकस करना। अगर वो आपका क्लियर हो गया ना तो आप खुद इतने क्रिएटिव हैं कि डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बस आपको मार्ग पता चल जाए कि इस मार्ग से जाना है, बाकी रास्ता आप खुद तैयार कर लेंगे, कितनी जल्दी जाना है, कितना लेट जाना है। ठीक है ना। GDP at market price. It is the market value of final goods and services produced by all producing unit within the domestic limits of a country and during an accounting period. मतलब एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादित या उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसके अंदर मूल्यह्रास शामिल होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। गॉट इट। फिर आपका क्या आ जाता है, NDP-MP। अब यहाँ पर N आ गया, इसकी डेफिनेशन भी सेम उसी की तरह है जैसे GDP की थी। कैसे, एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, बिल्कुल GDP की तरह। बस फर्क इसमें क्या है, फर्क इसमें यह है कि इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, यानी कि NDP-MP में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि GDP-MP में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जब G आ गया मतलब डेप्रिसिएशन है, अगर G की जगह N आ रहा है यानी कि नेट आ रहा है तो डेप्रिसिएशन उसके अंदर से हटा जाता है, तभी वो शुद्ध आया। ठीक है ना, और वही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। आगे चलते हैं। फिर आपका GNP, GDP आपको समझ में आ गया, वो आपका G ग्रॉस हो गया, D डोमेस्टिक अपी प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर। अब क्या बोल रहा है, GNP एट MP, मतलब वहां पर हमारा N की जगह D था, यहां पर हमारा N आ गया, तो ये N क्या रेफर करता है, N यहाँ पर किस चीज को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर जो ये बीच वाला N है ना, ये N इंडिकेट करता है आपका नेशनल को, यानी कि राष्ट्रीय को। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। डेफिनेशन इसकी भी सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है, वो चीज ध्यान रखना। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल जोड़ है, यानी कि जब भी हम GNP निकालेंगे ना, ये GNP यानी कि ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जो अभी हमने GDP की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस GDP में जब हम NFIA, इसे कहते हैं नीफा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो N का मतलब हो गया नेट, F का मतलब फैक्टर, I का मतलब इनकम, और A मतलब अब्रोड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब जो आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये क्या होता है, ये भी एक हमारे लिए एक सवाल है ना। हमें इतना समझ में आ गया कि GDP-MP क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद हो गया बाजार मूल्य पर, GNP क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया बाजार मूल्य पर। लेकिन जो नीफा है आपका, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये क्या है, तो आपको पता है कि भारत जो देश है उसके अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर के काम करते हैं। तो जो भी वो काम करते हैं, यानी कि जो भी वो अपनी फैक्टर सर्विसेज उस देश में देते हैं, उसके बदले कुछ ना कुछ इनकम उनको मिलती है, और वही इनकम वो अपने भारत में रह रहे परिवारों को बेचते हैं। तो उसी इनकम को यहाँ पे कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। केवल वो इनकम जो उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले मिली है, उन्होंने बाहर जाकर के अपनी कारक सेवाएं दी और बदले में उस पर फैक्टर इनकम मिली, और जब उस फैक्टर इनकम को भारत में बेचते हैं तो भारत के लोग क्या बोलेंगे, वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, विदेश से आ रही है, और वो आय मिल किस पे रही है, कारक पे मिल रही है। तो इसलिए इसको कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब शुद्ध क्यों कहते हैं, तो शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता, इसलिए आपका ये शुद्ध होता है।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जब मैं जो मेरा डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम जीडीपी एमपी हो गया, इसमें मैं ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दूँ ना, विदेशों से जो मुझे मिला है, तो वो मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाता है। मतलब मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है, बस आपका जो डोमेस्टिक है बीच वाला डी, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एन में हो जाता है, नेशनल में हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आ जाता है एन एन पी एम पी। अब यहाँ पे एक और बीच वाला एन डी की जगह आ गया, तो पहला वाला एन जी की जगह आया, क्योंकि जी हमारा ग्रॉस है और एन हमारा नेट है। इसका मतलब जो जी एन पी एम पी है इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, क्योंकि ये ग्रॉस है। और फिर एन एन पी एम पी क्या है, तो सेम वही डेफिनेशन इसकी भी, बाजार कीमत पर जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका मतलब अगर मुझे एन एन पी एम पी चाहिए तो मुझे शुद्ध वाला ही कोई चीज़ चाहिए होगा, और जब उसमें मैं नेफा जोड़ दूंगा तभी मेरा शुद्ध निकलेगा, यानी कि नेट निकलेगा। यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब मैं नेफा जोड़ दूंगा तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है, एन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये ऐड कर दिया, तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। तो बहुत ही सिंपल था। एनडीपीएमपी में नेफा जोड़ते के साथ ही मेरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है बाजार कीमत पर। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध है, मेरा शुद्ध मतलब नेट है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। ये कौन सा कंसेप्ट था, ये आपका मार्केट प्राइस पर कंसेप्ट था, जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, अभी हमने जाना जीडीपी वो भी मार्केट प्राइस पर, एनडीपी ये भी आपका मार्केट प्राइस पर, फिर आपका जीएनपी ये भी मार्केट प्राइस पर, और फिर आपका एनएनपी ये भी मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस का जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारा ग्रॉस भी है और नेट भी है। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन है, नेट में नहीं है। डोमेस्टिक भी है, नेशनल भी है। डोमेस्टिक में बस हम नेफा को ऐड कर देंगे तो नेशनल बन जाता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब फैक्टर कॉस्ट को लेके चलते हैं, चीज़ें सेम यही रहेगी, बस एमपी की जगह ना आपका जो ये एमपी है, इस एमपी की जगह क्या आ जाएगा, एफसी रहेगा, बाकी ये सेम ही रहेगा। आइए समझते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट, जीडीपी एफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी ही है जो अभी हमने पढ़ा ना, वही है, फर्क इसमें इतना है कि इसके अंदर कारक लागत आ जाती है। अभी कारक लागत से डेफिनेशन फिर कैसे क्रिएट होगी, अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए तो बहुत आसान है। सुनो, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सेम वही चीज, उसमें भी एक देश की घरेलू सीमा थी, इसमें भी वही है। एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान, पीरियड भी हमारा एन अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, अंतिम वस्तुओं सेवाएं उसमें भी थी। अब इसके उत्पादन पर खर्च की गई जो कारक लागत है वहां बाजार मूल्य था, यानी कि सभी उत्पादकों ने जितना प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू है उसको लिया गया, इसलिए मार्केट प्राइस पर आ गया। लेकिन यहाँ पर जितना प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन करने पर जो फैक्टर कॉस्ट है उसका टोटल जब हम करेंगे ना तब आपका जीडीपी आता है। अब फैक्टर कॉस्ट कौन सा हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की जब भी बात करेगा ना तो फैक्टर सर्विस को लेके चलेंगे, जो हमारी लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी फैक्टर सर्विस हो गई। तो इसी पर जो पेमेंट किया गया वो हमारी लागत हो गई, कॉस्ट हो गई, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है हाँ, ये माना जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर कि वो सब कुछ खुद नहीं लाता, क्योंकि खुद का तो उसके पास संसाधन है नहीं, वो परिवारों से लेता है। तो परिवारों से जब लेता है तो बदले में उसको कुछ पेमेंट करता है, तो वो कॉस्ट हुई ना उस चीज़ की, तो उसी कॉस्ट की वैल्यू की यहाँ पर बात की जा रही है। और खासकर ये क्योंकि ये हमारा ग्रॉस है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। वेरी सिंपल। अगर मैं फॉर्मूले के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं कि जीडीपीएफसी कैसे निकलेगा, तो ये देखो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब वो किस पर मिलता है, वो मिलता है लेबर पे। जो लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके बदले उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। सेकंड,
जो लैंड दिया गया है उस पर रेंट मिलेगा, लगान मिलेगा। थर्ड, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप पर प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। और साथ में आपका मूल्यह्रास तो ऐड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ग्रॉस की बात की जा रही है। तो जब मैं इन सभी को जोड़ दूंगा ना, तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा। आए समझ? तो इस तरीके से निकाला जाता है जीडीपी एफसी। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपका जीडीपी जो एमपी था, तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी में आपका किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाता है। सेकेंडरी में क्या आपका आ जाता है, प्रोडक्शन हो गया, वाणिज्य हो गया, कॉमर्स हो गया। और थर्ड में आपका सर्विसेज आ जाती हैं। जब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे ना, और साथ में आपका रहेगा डेप्रिसिएशन, तो ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनता है। और अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं, केवल इसी को जोड़ूं, तो फिर ये जी की जगह क्या आ जाएगा, मेरा एनडीपीएमपी आ जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अब इस पर वापस आते हैं जीडीपी एफसी पर। तो ये समझ में आ गया कि क्या है। अब मैं एनडीपी एफसी की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। बस क्योंकि ये ग्रॉस था इसलिए मूल्यह्रास आ गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पे मूल्य प्लस में मूल्यह्रास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा नेट है, शुद्ध है। इसे कहेंगे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं है, इसलिए ये नेट आ गया। आए समझ? ठीक है, ये जीडीपी एफसी हो गया। अभी तक जो हमने समझा, ये घरेलू अवधारणा थी, डोमेस्टिक इनकम थी फैक्टर कॉस्ट पर, जिसमें आपका ग्रॉस भी था और नेट भी था। अब हम चलते हैं नेशनल पर, मतलब आपका ग्रॉस नेशनल रहेगा तब कैसा रहेगा, नेट नेशनल रहेगा तब कैसा रहेगा। ठीक है, तो जीएनपीएफसी की बात करते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान इसलिए है, अगर आपको बस इसका मतलब पता हो ना, क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप ऐसे बता सकते हो। क्या बोल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत से अभिप्राय ये है कि एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान जब आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत में आपका नेफा, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाए, तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत आ जाता है, जिसके अंदर मूल्यह्रास होता है, क्योंकि ग्रॉस है तो मूल्यह्रास तो होगा ही होगा। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल। जीएनपीएफसी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो जीडीपीएफसी है, जो अभी हमने पढ़ा हाल ही में, उसमें खाली में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसे क्या कहते हैं, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसे मैं जोड़ दूंगा तो मेरा जीएनपीएफसी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका एनएनपीएफसी हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें नेट चाहिए तो नेट के लिए नेट में ही जोड़ूंगा, क्योंकि अगर मुझे शुद्ध चाहिए तो शुद्ध में मैं शुद्ध को ही जोड़ूंगा ना। जब शुद्ध में मैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ूंगा, तो जो निकल कर आएगा वो भी मेरा शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा। तो प्योरिटी के लिए हमें प्योरिटी वाला काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा, एनडीपीएफसी में नेफा को जोड़ने से, तो हमारा एनएनपीएफसी आ जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका कारक लागत। ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, तो इसमें मैंने आपको बताया जीडीपीएफसी, फिर आया आपका एनडीपीएफसी, फिर आपका आया जीएनपीएफसी, फिर आपका आया एनएनपीएफसी। तो देखो ये सारा का सारा हमारा कारक लागत पर था। ये थी हमारी घरेलू अवधारणा और ये थी हमारी राष्ट्रीय अवधारणा। ठीक है, ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस। ये थी हमारी शुद्ध घरेलू अवधारणा, ये भी मेरा शुद्ध लेकिन राष्ट्रीय अवधारणा। तो बहुत सरल है समझना। इसको समझने के बाद डेफिनेशन किसी तरीके से कैसे भी आपसे पूछ ले, कोई टीचर पूछ ले, झट से बता दोगे, और नहीं बताया ना यार तो मुझे बुरा लगे, प्लीज़ बताना। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन। ये कंसेप्ट तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है GDPMP,
ठीक है, क्वेश्चन हमें ये बोल दे कि आपको इसकी सहायता से कहाँ पहुँचना है, इसकी सहायता से पहुँचना है आपको NDPFC। अब मैंने यहाँ GDP-MP लिख दिया और ये मेरा NDPFC हो गया। अब कंफ्यूज, अब मैं यहाँ पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रोस है, ये मेरा नेट है, तो ग्रोस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाकी DP ये भी है, DP ये भी है, खैर इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ चेंज है, ये मेरा मार्केट प्राइस है, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर मैं कैसे जाऊँगा। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक बारीकी से चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ना जी को लेके चलते हैं। जी हमारे क्या है, जी हमारा ग्रॉस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रॉस। अब ग्रॉस से मुझे किस पे जाना है, मुझे जाना है शुद्ध पे, यानी कि इस वाले एन पे जाना है, पहला एन, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा नेट है। तो बहुत सिंपल है, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है ना, और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकाल दूंगा तो मेरा नेट आ जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, लेकिन अगर मुझे नेट से ग्रॉस पर आना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल से बात भाई, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो ना। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो इधर जाने के लिए मुझे क्या 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 करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। ठीक है, मैं इतना दूर चला ना तो ये मेरा माइनस का काउंट किया गया, लेकिन जब मैं इस पोजीशन पर वापस आ रहा हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पड़ी है ना साइंस के अंदर, कि अगर मैं एक जगह से चल के जितना आगे बढ़ता हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा प्लस में काउंट किया जाएगा। अब वापस मैं उसी पोजीशन से वापस आ गया तो मेरा माइनस, तो मैं चला कितना, एक्चुअली में वर्क कितना हुआ, तो 0 हुआ, क्योंकि जहाँ से गया था वहीं का वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं ग्रॉस से नेट पे गया, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आया, डेप्रिसिएशन प्लस। ठीक है, ग्रॉस का समझ में आ गया। अब इस डी की बात करते हैं, इस डी, जितने भी यहाँ पे डी लिखे हैं ना, इस डी की बात करते हैं। अब इस डी से मुझे इस वाले, ये जितने भी बीच में एन है, बीच वाला एन, उस एन के बारे में पूछना है, क्योंकि स्टार्टिंग का एन तो हमें समझ में आ गया। तो मैं डी को करता हूँ, यहाँ लिखते हैं हम, डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक से मुझे किस में जाना है, मुझे जाना है भैया नेशनल में। तो नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो याद है ना, हमारी घरेलू आय जितनी है वो तो है ही है, लेकिन हमारा परिवार जो विदेशों में जाकर के अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो भी कुछ अर्निंग कर रहा होगा, तो वो जितना कुछ भी भारत में भेजेगा ना, तो भारत के लिए वो विदेशों से मिलने वाला एक इनकम है। तो उस इनकम को जब हम जोड़ देंगे ना घरेलू आय में, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में जब हम जोड़ देंगे बाहर से मिलने वाली फैक्टर इनकम को, जो कि नेट होती है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को, तो मेरा नेशनल निकल कर आ जाएगा। और अगर मुझे नेशनल से वापस घरेलू में जाना है तो सिंपल सी बात है भाई, इसको माइनस कर देंगे हम। आए समझ, डोमेस्टिक से नेशनल गया, नहीं फा प्लस कर दिया, नेशनल से डोमेस्टिक गया, नहीं फा माइनस कर दिया। अब बात आती है आपकी एमपी। एमपी क्या आपका, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से मुझे कहाँ जाना है भैया, मार्केट प्राइस से मुझे जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस NIT। अब ये NIT क्या आ गया भाई, तो NIT बहुत सिंपल चीज़ है भैया, क्या है, यहाँ N का मतलब हो गया आपका नेट, I का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, T का मतलब हो गया आपका टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ इस NIT के बारे में। इस NIT के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है आपका सब्सिडी। सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता। अब आपको ये तो पता है ना, ठीक है, ये आपका सब्सिडी हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स और ये आपका सब्सिडी, तो टैक्स अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो डायरेक्टली इनकम पर तो नहीं लगता, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड रहता है तो हमें पे करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने चिप्स खरीदा, अब चिप्स के लिए आपने 5 रुपये 10 रुपये दिए, आपके अनुसार आपने उस पैकेट की वैल्यू को पे किया है, बट एक्चुअल में उसी वैल्यू के अंदर टैक्स भी इंक्लूड रहता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिससे आपने जानबूझ के तो पे नहीं किया, बट इनडायरेक्टली जो भी चीज़ आपने परचेज की अगर उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है तो आपने पे किया है सरकार को। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली आपके इनकम पे लगता है। आप महीने में सालाना अगर आप 10 लाख कमाते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है
5 लाख से ऊपर जितना कमाते हो तो एक अलग चीज़ आ गई, उस पर 5% 10% एक कैटेगरी बन जाती है, तो उसके अनुसार आपको आपकी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। फिर आती है आपकी सब्सिडी, मतलब आर्थिक सहायता। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने सुना होगा एलपीजी पर जो गवर्नमेंट है सब्सिडी दे रही थी, मतलब भले ही सिलेंडर आपका महंगा आ रहा हो, उसमें से 200-300 रुपये लगभग आपके अकाउंट में आ जाता था सब्सिडी के रूप में। अब तो बंद हो गया, वो अलग बात है। इसी प्रकार से सरकार क्या करती है, परिवारों के लिए या प्रोड्यूसर जो उत्पादक होते हैं उनको टैक्स तो लेती है, साथ में सब्सिडी भी मुहैया कराती है। अगर कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है सरकार की, तो सरकार सब्सिडी दे करके उनको राहत पैकेज के रूप में अपना वर्क देती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम करती है। तो टैक्स भी लेती है और सब्सिडी भी देती है। तो जब आईटी में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं ना, यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को घटा देते हैं, तो जो निकल कर आता है वो मेरा होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और इस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जब हम एमपी में से माइनस करते हैं तो मेरा एफसी आता है, और अगर एफसी में इस एनआईटी को प्लस कर दिया जाए तो इसका मतलब ये एफसी से हम कहाँ पहुँच गए, मार्केट प्राइस पे पहुँच गए। हुआ क्लियर? सिंपल कंसेप्ट था, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए आपसे, चलो भैया अब हमको बताओ कि अगर मुझे जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, मुझे जाना है एनडीपी एमपी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये देखो कि किन चीज़ों में चेंज आ रहा है। देखो ये सेम है, बिल्कुल भैया, ये भी एमपी ये भी एमपी, बदल क्या गया, बदल आपका जी एन गया, यानी कि जी से हमारा एन हो गया। तो जी था क्या हमारा, ग्रोथ था, और एन हमारा क्या, नेट है। तो जब ग्रोथ से हम नेट में जाएंगे तो याद रखो ये रहा ग्रोथ ये रहा नेट, हम ग्रोथ से नेट में जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन में क्या कर रहे हैं, माइनस। तो लो भैया हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये आ गया आपका जीडीपी एमपी, ठीक। फिर आगे बढ़ा तो ये आ गया आपका एनएनपी एमपी। अब यहाँ पर देखो अब कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई, ये जी था ये एन हो गया, चेंज हुआ भैया। ये डी था ये एन हो गया, ये भी चेंज हुआ। पी तो पी ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। एमपी भी हमारा सेम है, तो मतलब ग्रॉस से हमारा नेट हो गया। तो एक चीज़ समझ में आया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन में माइनस कर दूंगा, क्वेश्चन में दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ डी हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम नेशनल में जा रहे हैं, तो नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे, तो ये रहा कंसेप्ट ये वाला, डोमेस्टिक से जब अगर हमें नेशनल में जाना है तो नेफा को जोड़ा जाएगा। तो ठीक है भैया, लो मैंने नेफा जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या आएगा, लो पहुंच गया मैं घरेलू से राष्ट्रीय आय पर। अब आया समझ। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, ये मान लिया जाए कि आपका जीडीपी एमपी है, ठीक है, और ये भी आपका जीडीपी ही है लेकिन एफसी है। तो बदला क्या, जीडीपी ये भी है जीडीपी ये भी है, तो चेंज किस में आया, चेंज एमपी और एफसी में आया, यानी एमपी से हमारा एफसी हो गया, बाकी कुछ नहीं बदला है। तो जो नहीं बदला है उसको नहीं छेड़ेंगे, जो बदला है उसके लिए हम सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हमें बताया गया है कि अगर एमपी से हमें एफसी में जाना है तो एनआईटी को माइनस करेंगे। ठीक है भैया, लो एनआईटी को हमने माइनस कर दिया और हम पहुंच गए जीडीपी एफसी पर। तो आए समझ, एकदम सरल है। अब आप खुद प्रैक्टिस करना, अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से मुझे डायरेक्टली यहाँ पहुँचना है, यहाँ से डायरेक्टली मुझे इस वाले पे पहुँचना है, या फिर यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको एक बार ये भी एग्जांपल देता हूँ और आपका एक भी ये एग्जांपल भी लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ और ये कंसेप्ट इतना पक्का हो जाए आपका कि पेपर में क्या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी पूछ लेना तो आपके ज़बान पर उसका आंसर होना है ना, क्योंकि मज़ा तभी आता है ना भाई जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कलम की ना कागज़ की, दिमाग हमारा शार्प तो उत्तर आसान। अब सुनो, मैं आपको बता के चलता हूँ सारा कंसेप्ट लेकर के। ये मेरा आ गया जीडीपी एमपी। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी कि कहाँ पहुँचना है, मुझे पहुँचना है
NNPFC। अब देखो किन किन चीज़ों का बदलाव किया गया है। जी भी चेंज हो गया हमारा, जी से एन हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया, MP से FC हो गया, यानी ये तीनों चीज हमारी चेंज है। तो कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले ग्रोस को नेट में पहुंचाना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस कर देंगे NEFA, MP से FC में जाना है माइनस कर देंगे NIT। जो आंसर आएगा वो मेरा NNPFC हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, राष्ट्रीय आय कभी भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय आय माना जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को, यानी कि जो हमारा वास्तविक रूप में राष्ट्रीय आय जो होता है वो हमारा NNPFC होता है, फैक्टर कॉस्ट वाला होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका कन्वर्जन जो मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको ये ध्यान में है ना, तो इसमें से कोई भी कहीं भी पहुंचने के लिए आपको बोल देना, आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो प्लीज गलती मत करना, नहीं आया दोबारा देखो, स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रैक्टिस करो जितने ज्यादा कर सकते हो, फिर देखना यूं निकलेगा आपसे। और मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि आप बच्चे बहुत अच्छे हो, ठीक है। अब आगे का कंसेप्ट है हमारा मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, यानी कि नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब मौद्रिक क्या है, रियल क्या है? जैसे हमने फ्लो में पढ़ा था ना, फ्लो में आपका रियल फ्लो था, नॉमिनल फ्लो था, बट यहाँ पर तो जीडीपी की बात की जा रही है। क्या दोनों कंसेप्ट सेम है? नहीं भाई, वो अलग है, ये अलग है। कैसे अलग है समझते हैं ना। मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी। अब देखो इसे ना मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ताकि आपको ना एकदम अच्छे से समझ में आए। कैसे समझो। सबसे पहला पॉइंट, चालू कीमतों पर जीडीपी का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब ये हो गया कि वर्तमान समय में जिस वस्तु की बात की जा रही है उस वस्तु का जो प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस समय की बात करूँ, 2021 चल रहा है, अब 2021 में मैं कोई भी कमोडिटी ले लेता हूँ, गेहूँ ले लिया, कपड़ा ले लिया, चीनी ले लिया, तो इस चीनी की जो करंट प्राइस चल रहा है, अभी फिलहाल में करंट प्राइस चल रहा है, उस पर जीडीपी का आकलन किया जाएगा, ठीक है ना। अगला परिभाषा कैसी होगी? बहुत सिंपल है। एक लेखा वर्ष, हमेशा ध्यान रखना जब भी जीडीपी से संबंधित, नेशनल इनकम में इन चीज़ों से संबंधित जब भी पूछे, लेखा वर्ष का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इससे ना फायदा ये होता है कि आपको चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब करने में आसानी होती है, ठीक है। एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। अब आप बोलोगे सर ये तो जो जीडीपी का था वही वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बट इसके अंदर तो मैंने मूल्य ह्रास नहीं लिया ना। जब मूल्य ह्रास नहीं लिया है तो फिर थोड़ा तो चेंज आया इसकी, बाकी परिभाषा एज इट इज वैसे ही है। बहुत सिंपल है। जीडीपी का मतलब एक आपको पता चल जाए तो बाकी उसके फुल फॉर्म से आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? चालू वर्ष की कीमतों से अभिप्राय। अब मैंने आपको बताया आकलन वाले वर्ष में प्रचलित कीमतों से, यानी कि जिस भी मैं ईयर का कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, 2021 का कर रहा हूँ, तो 2021 में उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, उस प्राइस पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा, एस्टिमेशन किया जाएगा। तो उसके अंदर वो आपका मौद्रिक जीडीपी कहलाएगा। मौद्रिक में ध्यान देना, उसकी प्राइस में चेंज आएगा। क्वांटिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो प्राइस है वो आपका चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या निकालने का? मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है Q × P। यहाँ Q का मतलब क्वांटिटी से है यानी कि मात्रा, और P का मतलब प्राइस से है यानी कि कीमत। अब इसको मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया है और वो भी समझ में आएगा। कैसे? देखिए, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकें ना, वो पूरी कोशिश हम करते हैं, ताकि मन में आपको इस तरीके से बैठ जाए कि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। कितना अच्छा होगा ना, एक बार हमने देख लिया बस ख़त्म, अब मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम में भी आ जाए कैसा भी सवाल मैं कर दूंगा, तब मज़ा आता पढ़ने का और समझने का, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, टेबल सुनो और ध्यान से समझो। ये मेरा बेस ईयर है, बेस ईयर जिस ईयर से मैं करंट ईयर का कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी वस्तु गुड्स हो गई, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गई,
और ये जीडीपी हम निकाल रहे हैं, और जीडीपी कौन सी निकल रही है, मार्केट प्राइस वाली निकल रही है। ठीक है, प्रोडक्ट हमने क्या क्या लिया, धान लिया, मक्का लिया, कपड़ा लिया, क्वांटिटी 20 टन, 5 टन, और कपड़ा मीटर के लिए मेज़र किया जाता है तो 100 मीटर लिया। अब देखो प्राइस का क्या है, 100 प्रति टन, 200 प्रति टन और 10 प्रति मीटर। प्राइस इसका 2000 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 4000 मेरा प्राइस बन रहा है 2015-16 में, मेरे एक अकाउंटिंग ईयर हो गया। ठीक है, अब मैं इसका कंपैरिजन 2020-21 से कर रहा हूँ, मेरा एक और अकाउंटिंग ईयर, वही प्रोडक्ट है मेरा, क्वांटिटी भी मेरी सेम है। अब चेंज किस में आया, मैंने आपको बताया ना, जब भी मौद्रिक जीडीपी की बात की जाए, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल का मतलब भी मुद्रा से है, यानी कि प्राइस से है, तो प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। तो देखो पहले मेरा 100 था, अब 1000 हो गया, 200 से 500 हो गया, और 10 प्रति मीटर मेरा 20 प्रति मीटर हो गया। तो कुल मिलाकर अगर इसको जोड़ा जाए तो मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 24,500। ये देखिए, ये यहाँ पर आके भाग गया, पता नहीं कैसे भाग गया, खैर कोई नहीं, हम इसको पकड़ के यहाँ पर खींच के लिए आए हैं। तो 24,500 इसका टोटल आ रहा है। तो कितना फ़र्क आ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ तक बहुत लंबा फ़र्क आ रहा है ना। तो ये फ़र्क किसकी वजह से आ रहा है, ये फ़र्क आ रहा है उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से। तो जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो इसका मतलब उसके प्राइस चेंज होने की वजह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन मेरा नॉमिनल जीडीपी का निकलेगा, वो मेरा मौद्रिक जीडीपी कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है, प्राइस की वजह से, मुद्रा की वजह से इसमें चेंज आ रहा है, तो ये मेरा मौद्रिक जीडीपी कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर। अगला रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या आएगा, रियल जीडीपी में हम स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकलन, यहाँ जो आपका प्राइस है उसमें क्या था, उसमें जो प्राइस था वो वेरिएबल था, चेंज था। यहाँ पे प्राइस क्या, यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फिर चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा आपका क्वांटिटी में। इसकी डेफिनेशन भी एज इट इज आपका मौद्रिक जीडीपी की तरह ही, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। अब इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है, मतलब इसके अंदर भी आपका एक बेस ईयर रहेगा, एक आपका करंट ईयर रहेगा, 2 ईयर इसलिए रहते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें उससे, और हमें पता चल जाए कि कितना डिफरेंस आ रहा है पहले वाली जीडीपी में और दूसरे ईयर का जो हमने लिया उसमें जीडीपी में, और किसकी वजह से आ रहा है। फॉर्मूला एज इट इज सेम वही रहेगा, क्यू मतलब क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस। यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी आपकी वेरिएबल रहेगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, सेम वही चीज़ मैंने ली है, वस्तु, क्वांटिटी, प्राइस और जीडीपी एमपी हमारे निकलेगा। बेस ये 2015-16 और करंट ईयर हमारा 2020-21। ठीक है, मात्रा हमारी 20 टन, 5 टन, 100 मीटर है। प्राइस हमारा 100 प्रति टन, 200 प्रति टन, 10 प्रति मीटर। प्राइस आपका ये आ गया, टोटल हमारा 4000 बन रहा है। अब देखो चेंज, यहाँ पर मौद्रिक में हमारा ये वाला चेंज आ रहा था ना, हमारा जो प्राइस है, कीमत, इसमें बदलाव आ रहा था। लेकिन क्योंकि हम रियल जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर देखो 20 टन से ये 30 टन हो गया, क्वांटिटी 10 टन इंक्रीज हो गई। मक्का हमारा 5 टन से 15 टन, ये भी 10 टन इंक्रीज हो गया। और कपड़ा 100 मीटर से 500 मीटर हो गया, यानी कि 400 मीटर बढ़ गया। अब इसकी वजह से जब प्राइस को कैलकुलेशन हमने किया तो ये 11,000 आया, यानी कि लगभग कितना, 7,000 बढ़ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब भी क्वांटिटी की वजह से वस्तु की कीमतों में चेंज आए, यानी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए, और जब हम उसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन पर जो जीडीपी निकलेगा वो मेरा रियल जीडीपी कहलाएगा। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस में चेंज आता है और रियल जीडीपी में क्वांटिटी में चेंज आता है। बस इतना डिफरेंस है आपका मौद्रिक और वास्तविक में। ठीक है ना। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, ये है आपका दूसरा कंसेप्ट, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन। अगर मुझे कन्वर्जन करना है, नॉमिनल जीडीपी से मुझे रियल जीडीपी में जाना है, तो कैसे करना है। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है। वो समझ में आ गया तो आप आसानी से मौद्रिक से वास्तविक में आ जाओगे, वास्तविक से मौद्रिक में आ जाओगे। कैसे, तो ये देखो, हमें स्थिर कीमतों पर ये ध्यान रखना, कई बार आपसे एग्जाम के अंदर ना वास्तविक जीडीपी ना लिख करके स्थिर कीमतों पर जीडीपी पूछ लेगा। तो हमें ये तो पता चल गया ना कि वास्तविक जीडीपी के अंदर
स्थिर कीमतों पर जीडीपी निकाला जाता है, यानी कि प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। और जब बात की जाए चालू कीमतों पर, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा, चालू कीमतों पर जीडीपी को जब हम डिवाइड करेंगे कीमत सूचकांक से, यानी कि प्राइस इंडेक्स से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी आ जाएगा। इसे ना मैं एक एग्जांपल किसी से समझाता हूं तो ही आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सुनिए, मान लीजिए 2015 में जो जीडीपी है 100 करोड़ था 2015 में। अब 2020 में चालू कीमतों पर, यानी कि करेंट प्राइस पर, ये कितना हो गया, 200 करोड़। अब जब ये बोल रहा है ना चालू कीमतों पर 200 करोड़ हो गया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये जो 200 करोड़ ना, ये मेरा मौद्रिक जीडीपी है। या तो मैं ये लिख दूं चालू कीमतों पर जीडीपी, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं मौद्रिक जीडीपी भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो 200 करोड़ हो गया। अब इस अवधि में कीमत सूचकांक, यानी कि जो मेरा प्राइस इंडेक्स है, प्राइस का एक इंडेक्स होता है ना कि पहले क्या था, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, तो प्राइस इंडेक्स मेरा क्या हो गया, 100 से बढ़कर के 400 हो जाता है, यानी कि 4 गुना बढ़ गया ये। तो हमें से पूछा जा रहा है कि चालू कीमतों पर जीडीपी को हमें वास्तविक जीडीपी में चेंज करना है, परिवर्तित करना है, यानी कि इनकी सहायता से हमें ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी निकालनी है। बहुत सिंपल है, चालू कीमतों पर जीडीपी हमारे कितना है, 200 करोड़, 200 लेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है आपके सामने, 200 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम करंट का लेके चलते हैं, बेस ईयर का लेके नहीं चलते, करंट ईयर का लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर 200 आया। और दूसरी चीज, कीमत सूचकांक कितना इजाफा हुआ, 100 से 400 हो गया, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में फॉर्मूले में 100 था, तो मल्टीप्लाई में हम 100 लगा देंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो जीरो इसके साथ लग गया, यानी कितना आया, 50 आया। अभी 50 क्या है, 50 हमारा निकल कर आ गया वास्तविक जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी जीडीपी है ना, नॉमिनल जीडीपी की तुलना में आधी हो गई। कहाँ, 2015 में जो नॉमिनल जीडीपी थी 100 से 200 हो गई, यानी कि डबल बढ़ गई। लेकिन जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो हाफ हो गई, आधी हो गई। क्यों आधी हुई, क्योंकि हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो भी तो मेरा बढ़ा ना, वो मेरा 4 गुना बढ़ गया। अगर प्राइस इंडेक्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा घटने के बजाय और बढ़ता, और कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी से ऊपर ही होता। और कभी भी आपको फैक्ट रियल जीडीपी, मतलब जो सही मायने में जीडीपी की बात की जाए, सही कैलकुलेशन में जीडीपी की बात की जाए, तो वह रियल जीडीपी को काउंट किया जाता है, मनी वाला नॉमिनल जीडीपी काउंट नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और है, उसको समझते हैं। अब हमने मौद्रिक जीडीपी का इस्तेमाल करके वास्तविक जीडीपी निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे मौद्रिक जीडीपी निकालना हो, मान लो क्वेश्चन में वास्तविक जीडीपी दे रखा, अब बोल रहा है कि हमें नॉमिनल जीडीपी निकालें। वापस एक चीज़ समझाना और चाहता हूँ मैं आपको, मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला आपका, चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये पढ़ा होगा ना, यानी कि S बराबर में आपका D अपॉन में T रहता है। अगर मुझे ये चाहिए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे ये चाहिए तो आपस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे ये चाहिए तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, यानी कि T बराबर में फिर D अपॉन में S हो जाता है। पढ़ा हो ना, इसी तरीके से इसके अंदर भी है। अब देखो हमें चालू कीमतों पर जीडीपी निकालना है, इसका मतलब जो हमारा वास्तविक जीडीपी है इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही फॉर्मूला हमें यहाँ बताया गया है। ये देखो, मौद्रिक जीडीपी तो वास्तविक जीडीपी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, प्राइस इंडेक्स से, और जो 100 मेरा मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पुट करना है, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत सिंपल है, इतना हवा नहीं है, खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है, समझ में आ गया, याद हो गया, खत्म कर। मौद्रिक जीडीपी हमें निकालना है, वास्तविक जीडीपी हमें दे रखा है कितना, 240, तो बस यहाँ पुट कर दो ना यार, ये 240 हमने लिख दिया। ठीक है, इसके कहने अनुसार फिर ये बोल रहा है कीमत सूचकांक हमें दे रखा है 120। ठीक है भैया, लो 120 हमने लिख दिया। बटे में क्या बोल रहा है, बटे में 100 हमारा फॉर्मूला। ठीक है भैया, लो 100 भी आ गया। अब 240 आ गया, गुणा में मेरा 120 आ गया, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और अपॉन में मेरा 100 है, तो करना है क्या, इस 10 से ये 10 गया। ठीक है, इस 10 से ये 0 गया,
अब 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो मेरा कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया आपका, देखो भाई मैथमेटिक्स आती है लेकिन इतना दिमाग लगाता नहीं हूँ, आराम से करेंगे तसल्ली से तो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। 4 2 8 हो गया आपका, फिर 2 2 ये 4 हो गया, इसी का 4 1 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो 288 ये मेरा क्या आ गया? मौद्रिक जीडीपी आ गया। आए समझ? वास्तविक जीडीपी दे रखा था 240 लिख लिया, मल्टीप्लाई में कीमत सूचकांक है तो कीमत 120 है, तो मल्टीप्लाई में 120 अपन में 100 डिवाइड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। तो मतलब मेरा मौद्रिक जीडीपी आ गया। गॉट इट? तो हमारा रियल जीडीपी कंसेप्ट, नॉमिनल जीडीपी कंसेप्ट क्लियर। अगला कंसेप्ट क्या है आइए देखते हैं। ये है आपका लास्ट कंसेप्ट और इसके समझने से आपका सेकंड चैप्टर खत्म। फिर कुछ नहीं पढ़ना आपको सेकंड चैप्टर के अंदर, जितना पढ़ा दिया है इनफ है आपका। अब जो थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नेशनल इनकम, उसमें जो आपके मेथड हैं वो हम करेंगे मज़ेदार तरीके से और उसकी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार और उसी से कई बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। अब जीडीपी अपस 5 के बारे में जानते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? ये आपका छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए पढ़ाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है जीडीपी अपस 5? जीडीपी का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपस 5 यानी डिफ्लेटर, ये क्या है? एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं, अब सभी वस्तुओं की बात कर रहा है, इसका मतलब अंतिम वस्तुएं ही बात कर रहा है, संबंधित कीमत स्तर में परिवर्तन, यानी कि जो आपका कीमत स्तर है जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि प्राइस इंडेक्स में हमारा कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को दिखाने का काम हमारा जीडीपी डिफ्लेटर करता है, जीडीपी अपस 5 कहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा रियल जीडीपी है और आपका जो नॉमिनल जीडीपी है, तो इन दोनों में कितना चेंज आ रहा है, यानी इनका रेशो क्या आ रहा है, वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। फॉर्मूले से हमें समझ में आएगा। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। द जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू द चेंज इन द प्राइस लेवल और चेंज इन द प्राइस इंडेक्स related to all goods and services produced within a country domestic territory। क्योंकि हम एक देश की घरेलू सीमा के अंदर बात करने की लेखा वर्ष अवधि के दौरान बात कर रहे हैं, सभी वस्तुओं, इसमें अंतिम वस्तुएं ही आएगी, तो सभी अंतिम वस्तुओं तो सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो चेंज किस में आना चाहिए? इसकी वजह से जो मेरा प्राइस इंडेक्स में चेंज आता है उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, अपस 5 कहते हैं। फॉर्मूला हमारा बहुत आसान है, जो मेरा चालू कीमतों पर जीडीपी निकलेगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये मेरा क्या है? यही तो मेरा नॉमिनल जीडीपी है। ये क्या है? मेरा नॉमिनल जीडीपी है। और ये क्या है? ये मेरा रियल जीडीपी है। तो क्वेश्चन में या ये दोनों गिवन होंगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है ना रियल जीडीपी निकालने का, ये निकाल लेंगे। ये गिवन है, ये नहीं है, तो इसके जरिए हम ये निकाल लेंगे। फिर जब दोनों निकल के आ जाएगा तो आपस में डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जीडीपी अपस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये कंसेप्ट है ना सेकंड चैप्टर के अंदर पूरा क्लियर होता हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1% पे आपको डाउट लगता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे खुशी होगी कि कोई बच्चा है जो सच में रुचि रखता है पढ़ने की, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और वो और अच्छे से समझना चाहता है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसको अच्छे समझाने के लिए, आप हमें मौका तो दें, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता हुआ, अब करना है क्या है? सिर्फ इतना सा काम हमारी खुशी के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके जो प्रिपरेशन करा रहे हैं केवल एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, एग्ज़ाम के बाद अगर कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा हो, ठीक है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। थैंक यू।